सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर जरूर आपको सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए पहले से ही प्रैक्टिस हो जाए। तो एक प्रकार से जो हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे वो आपके प्रैक्टिस सेट के मतलब के क्वेश्चन होंगे, जो आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद आसान होंगे और आपके लिए जो आपका मोटिवेशन लेवल है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, उसे बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे। तो इस बूस्टर दवा को हम लेते हैं, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला ही स्टेटमेंट है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ा रहे हैं उसकी परीक्षा लेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, तो आपको फिर कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फास्ट ट्रैक रिविजन श्रृंखला में, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सभी लोग साथ ही साथ आंसर और दोगे इसका, ठीक है ना। बहुत ही रुचिकार ये श्रृंखला होगी, जिससे कि आपको भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं। भाई इसने ये बोला है कि पंचायतों के क्षेत्र में जो भी विषय आ रहे हैं वो कितने विषय आ रहे हैं, ठीक है ना। और पंचायतों में ये बात कर रहा है ग्रामीण पंचायतों की, ध्यान रखना किसकी, ग्रामीण पंचायतों की बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है 26 विषय, दूसरा कह रहा है 28 विषय, और तीसरा कह रहा है दोस्तों 29 विषय, और फोर्थ कह रहा है 19 विषय। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वर्ष 1992 में एक संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। इस 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसमें यह बोला गया था कि पंचायतों को 29 विषयों पर काम करने का क्या है, अधिकार है, 11वीं मेन सूची में, ठीक है ना। कितने विषय? 29 विषयों पर। यही बात आगे जाकर के वर्ष 2009 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही बात आगे जाकर के वर्ष 2009 में, ध्यान रखना, एक समिति थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समिति, कटारिया समिति। आप इसे याद रखोगे, कौन सी समिति है ये? कटारिया समिति, कटारिया समिति। तो इस कटारिया समिति में ये बोला गया था कि ये जो 29 विषय हैं इन पर पूर्णतः काम करने का अधिकार पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों इस हिसाब से क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए कि जो ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें कितने विषय हैं? उसमें 29 विषय हैं। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग भी गैस किया करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखा करिए, ठीक है ना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, योजना आयोग की सिफारिश पर, किसकी? प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग की सिफारिश पर जीबी राव समिति का गठन कब किया गया था? 1982 में, 1985 में, 1983 में, या 1991 में? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसके बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं, योजना आयोग जो शब्द है ये वर्ष 1992 में भारत के आर्थिक विकास के लिए बनाया गया था। इसमें क्या होता था कि जो केंद्र है वो राज्यों के लिए योजनाएं बनाता था, और जो भी राज्यों के लिए वित्त का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो इसी के माध्यम से होता था। राज्यों में या गांव में या इस स्वशासी स्तर पर, मेरा कहने का मतलब जो जमीनी स्तर है, गांव पंचायतें वगैरह, इनके स्तर पर जो भी अनुदान का वितरण होता था उसके लिए योजना कौन बनाता था? योजना आयोग बनाता था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वर्ष 1985 में एक समिति बनाई गई जिसका नाम था जीबी राव समिति। इस जीबी राव समिति ने, ध्यान रखना, 4 स्तरीय, कितनी? 4 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी। कितने की? 4 स्तरीय, याद रखोगे। इसने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, और उसके साथ साथ मंडल स्तर पर भी स्थानीय सुशासन की शासन की बात कही थी। तो इसका आंसर इस हिसाब से क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है और ये पीसीएस में पूछ लिया गया है।
इससे पिछली बार पीसीएस में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, लेखपाल में आ सकता है, पंचायतों से संबंधित लेखपाल के कार्य होते हैं। तो बताइए इसका आंसर, जल्दी से गैस करिए। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 अप्रैल, दूसरा कह रहा है दोस्तों 24 अप्रैल, तीसरा कह रहा है 30 अप्रैल और फोर्थ कह रहा है 26 अप्रैल। बेहद मस्त क्वेश्चन है, एक प्रकार से मैं आपको बताऊं, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखना, जब वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को पंचायतें प्रभावी हुई। इस उपलक्ष्य में भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों होगा 24 अप्रैल, मतलब 20 का आंसर होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत, जल्दी से गैस करिए सब लोग और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास आप शेयर नहीं करते, अभी तुरंत क्लास को क्या करिए, शेयर करिए। हर स्टूडेंट कम से कम 20 अपने दोस्तों पर क्या करेगा, क्लास को शेयर करेगा, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत से ये क्लास तैयार की जा रही है। और हमारी उम्मीद है कि आप यदि इन क्लासों को ईमानदारी के साथ मतलब पछा लेते हो, करते हो, तो निश्चित रूप से आपको लेखपाल के एग्जाम में 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि हमने यूपीएसआई में अपने यहाँ 11 बच्चे एग्जाम दे के आए थे, जिनमें से 8 से 9 बच्चों का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, जो हम करा रहे हैं वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? किसमें? नगर पालिकाओं में। अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243T, अनुच्छेद 242W और अनुच्छेद 243I। जल्दी जल्दी आप बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 243H, इसमें पंचायतों के करारोपण की बात की गई है। किसकी? टैक्स की। करारोपण मतलब करारोपण करने की, ठीक है ना। कर को पंचायतें कुछ छोटी छोटी जगहों पर क्या कर सकती हैं, आरोपित कर सकती हैं। अनुच्छेद 243T में नगर पालिकाओं में, किसमें? मैं पंचायतों की बात नहीं कर रहा हूं, नगर पालिकाओं में, नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? आरक्षण की बात की गई है। और यही आर्टिकल 243D में पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है। वहां पंचायतों में, यहां नगर पालिकाओं में, ध्यान रखना। 243T नगर पालिकाओं को आरक्षण की बात करता है और 243D ये ग्राम पंचायतों को आरक्षण की बात करता है, ठीक है ना। 242 पंचायतों से संबंध है ही नहीं है। 243I ये पंचायतों के लिए वित्त आयोग की बात करता है। किसकी बात करता है? वित्त आयोग, पंचायतों के लिए वित्त आयोग की बात करता है, ठीक है ना। इसके साथ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243T, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? मतलब भारत का पहला नगर निगम कहां बनाया गया था, ठीक है ना। तो कलकत्ता या मद्रास, ये महास नहीं है, ध्यान रखना, ये मद्रास है। क्या है? मद्रास, जो वर्तमान में क्या बोलते हैं इसे, चेन्नई। तीसरा ऑप्शन बेंगलुरु और फोर्थ मुंबई। तो ध्यान रखना, भारत का पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था वो मद्रास में किया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? ये भी क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, ये कोई भी क्वेश्चन गैर इंपोर्टेंट नहीं है। और मैं इसकी बात बताऊं तो ये तो 4 स्टार क्वेश्चन है। कितना है? 4 स्टार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है 5 वर्ष, कब से? प्रथम अधिवेशन से। दूसरा कह रहा है 3 वर्ष, ये 3 वर्ष है, कब से? प्रथम अधिवेशन से। तीसरा कह रहा है 6 वर्ष, कब से? प्रथम अधिवेशन से। और चौथा कह रहा है डी जो है 10 वर्ष, कब से? प्रथम अधिवेशन से। तो ध्यान रखना, पंचायतें को प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक के लिए बनाया जाता है।
यदि पंचायतों को हम चाहें तो इन्हें बीच में भी क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भंग किया जा सकता है। लेकिन इसका जो पूरा कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है प्रथम अधिवेशन से। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 5 मतलब ए। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था भारत में, वो स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन का मेरा कहने का मतलब यहां ये है ग्रामीण स्तर का जो शासन था, भारत में सबसे छोटी जो इकाई थी उसका शासन, तो उसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1949, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952 या 2 अक्टूबर 1950। जल्दी से आप इसका आंसर गैस करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कब किया गया था। फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो ध्यान रखना, जिसने भी 2 अक्टूबर 1952 आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। वो क्या है, बिल्कुल आंसर ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। अब देखिए अगला आंसर जल्दी से, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? कह रहा अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 41 के तहत, अनुच्छेद 39 के तहत या अनुच्छेद 38 के तहत। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप इसका पहले आंसर गैस करिए। उसके बाद में मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी का एक सिद्धांत था ग्राम स्वराज्य। वो भारत को ग्राम स्वराज्य बनाना चाहते थे। उनका मतलब ये था कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र होगा वो कहां से शुरू होगा? गांव से होगा। और महात्मा गांधी ने एक कथन भी कहा था, आपको कभी कभी स्टेटमेंट में पूछा भी जा सकता है, किसने कहा कि भारत गांव में निवास करता है? तो ये भी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्षधर नहीं थे। वो इस विचारधारा के कट्टर थे, मतलब कट्टर विरोधी थे। वो बोलते थे कि अगर स्थानीय स्वशासन आ जाएगा तो ग्रामीण स्तर पर सामंतवाद की और पुरुषवादी सोच की अधिकारता स्थापित हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन गांधी जी का इस बात पर जो समर्थन किया था वो लाला लाजपत राय ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इसमें गांधी ने ग्राम स्वराज्य की बात की थी। तो हमने भारतीय जब संविधान अपना बनाया तो उसमें डीपीएसपी में, किसमें? डीपीएसपी में। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। तो हमने डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात की थी और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था आर्टिकल, ध्यान रखना इस बात का। और इसी के साथ इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर 40 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 40 होगा। ठीक है ना। जिसने भी इसका आंसर 40 किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है ना। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर दो। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? वर्ष 1956, वर्ष 1965, वर्ष 1957 या वर्ष 1958? फटाफट से इसका आंसर करिए सभी लोग। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हुआ, क्योंकि उसमें ग्रामीण समुदायों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, हालांकि उनके आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बनाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जब वो असफल रहा तो ये बात की गई कि भाई पहले तो ये मूल्यांकन करिए वो असफल क्यों रहा, और फिर पंचायती राज व्यवस्था को कट्टरता बनाने के लिए एक समिति, सबसे पहली समिति यही बनाई गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। तो ये समिति जो बनाई गई थी वो वर्ष 1957 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? वर्ष 1957 में, जिसने सरकार के लिए ये सिफारिश की कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना
चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती मतलब 3 स्तर की स्थानीय सुशासन होना चाहिए। एक तो इसने ग्राम पंचायतों की बात की सबसे निचले स्तर पर, मध्य स्तर पर इसने खंड पंचायत की बात की और जिला स्तर पर इसने जिला पंचायत की बात की। ठीक है, और इसने जो सिफारिश की थी वो सिफारिश की थी वर्ष 1957 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद इसने क्या की थी, सिफारिश की थी। तो जिसने भी इसका आंसर सी लगाया है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, देखो, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण के प्रावधान को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा, 81वें संविधान संशोधन द्वारा या 83वें संविधान संशोधन द्वारा या 85वें संविधान संशोधन द्वारा। जल्दी से आंसर इसका गैस करिए और फटाफट से इसका आंसर बताइए। जल्दी से गैस करिए सब लोग। तो ध्यान रखना इसके बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ष 2000 में एक संविधान संशोधन भारत सरकार द्वारा लाया गया, 83वां संविधान संशोधन 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्ष 2000, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से आरक्षण संबंधी व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो जिसने भी इसका आंसर सी किया है वो बिल्कुल ठीक होगा। उसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? जल्दी से गैस करिए इसका आंसर। ये वैदिक काल के समय, ये वेद कब आए, ध्यान रखना, वेद वैदिक काल में आए थे। कब आए थे? वैदिक काल में। जिनमें सबसे पहले जो बना था वो ऋग्वेद बना था, उसके बाद सामवेद, फिर अथर्ववेद और फिर यजुर्वेद। ऋग्वेद जो था वो लिखा हुआ नहीं था, ओरल था। कैसा था? ओरल था ये। और इसी में 13 बार ग्राम शब्द की क्या की गई है, बात की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है और यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बताया गया है। तो ये भी आप क्या रखना, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, यदि पंचायतों को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए? कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने बताई थी कि ग्राम पंचायतों को, वैसे तो इनका कार्यकाल जो होता है प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में इन पंचायतों को भंग भी किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि भाई 1 वर्ष के बाद चुनाव होना चाहिए, 6 माह के बाद चुनाव होना चाहिए, 3 माह के बाद या 1 माह के बाद होना चाहिए। तो ध्यान रखना, जब पंचायतों को विषम परिस्थिति में भंग किया जाता है, किसी भी प्रधान पर या पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप होता है या अन्य केसों में पंचायतों को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, या जो वार्ड के मेंबर होते हैं उनके द्वारा प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था वार्ड मेंबर अपने 1/3 से कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं, 1/3 बहुमत से, और ये प्रस्ताव उपस्थिति और वोट देने के मतलब कितने उपस्थित हैं और कितने वोट दे रहे हैं, उपस्थिति और वोट देने के यदि 2/3 सदस्यों से अगर ये पास हो जाता है तो प्रधान को हटना पड़ता है और पंचायत क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। यदि पंचायत में शेष 6 माह से ज्यादा का अगर कार्यकाल और रह जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत
पंचायतों में महिलाओं को 33% सीट आरक्षित की गई थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जल्दी से गैस करिए इसका आंसर। 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को, किसको? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, दोनों ही 1992 में आए थे, पहले 73वां आया था फिर 74वां। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज या पंचायतों को, ऐसे लिख लो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन को ध्यान रखना, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसने बहुत बड़ा बदलाव किया था। इंदिरा गांधी के समय ये संशोधन आया था। बहुत सारी बातें हैं, ये वर्ष 1976 में आया था। और उसके बाद जो बदलाव बहुत ज्यादा 42वें संविधान संशोधन में किया, उसमें सुधार के लिए मोरारजी देसाई द्वारा 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया था। तो ये इनकी भी डेट आप क्या रखोगे? दिमाग में तैयार रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? भारत में विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? पहला कह रहा है बलवंत राय मेहता, दूसरा अशोक राय मेहता, तीसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, फोर्थ कह रहा है जेबी कृपलानी। तो ध्यान रखना, भारत में वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता ने स्वशासन की शक्तियों को 3 स्तर पर बांटने की बात की थी। और विकेंद्रीकरण प्रणाली का मतलब होता है शक्ति का केंद्र में न होना। मान लो पूरे देश को एक ही व्यक्ति चला रहा है, इसे केंद्रीकरण कहते हैं। पूरे देश को यदि एक ही व्यक्ति चला रहा है, इसे केंद्रीकरण कहते हैं। और पूरे देश की शक्ति भिन्न भिन्न स्तर पर बांट दी जाए, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो बलवंत राय मेहता ने पंचायतों को 3 स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, इन शक्तियों को बांटने की क्या की बात की थी। ठीक है ना? किसने? बलवंत राय मेहता ने, वर्ष 1957 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी वर्ष 1977 में। ठीक है ना? उसके बाद अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। मतलब भारत में, भारतीय संविधान में महिलाओं को कहां पर आरक्षण दिया जाता है? पहला कह रहा है लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या मंत्रिमंडल में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो ना तो लोकसभा में दिया जाता महिलाओं को आरक्षण, ना राज्यसभा में दिया जाता और ना ही मंत्रिमंडल में दिया जाता। महिलाओं को पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें कितना आरक्षण दिया जाता है? 1/3 की पंचायतों में आरक्षण की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 243 डी में। किसमें की गई है? आर्टिकल 243 डी में। उसमें यह भी बोला गया है कि पंचायतें, अगर सरकार चाहे तो पंचायतों को महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण कर सकती है। ठीक है? उसके इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता मतलब बलवंत राय मेहता, एम.एल. सिंघवी, लक्ष्मी मित्तल सिंघवी, जी.के. राव, ये जी.के. राव है, और बी.के. राव, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसमें बलवंत राय मेहता को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहली समिति की सिफारिश की थी भारत में। ठीक है ना? उसके बाद पंचायती राज्य किस सूची का विषय है? तो मैं आपको यह बता देता हूं, भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची, उसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। कितनी सूचियां बनाई गई हैं? 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची में जो भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है।
वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। राज्य चाहे तो केंद्र से भी कानून बनाने के लिए बोल सकता है। तो कितनी सूची है? 3 सूची। इसमें लगभग 54 या 52 विषय के करीब है। आप एक बार चेक कर लेना इसे। तो पंचायती राज्य जो व्यवस्था का विषय है वो राज्य में दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी होगा। कुछ समितियां हैं जो पंचायती राज्य विषय के बारे में बताती हैं। तो पहली समिति BR मेहता समिति थी, ध्यान रखना, वर्ष 1977 में बनी थी। कब बनी थी? वर्ष 1977 में। कौन सी समिति? BR मेहता समिति। दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था लाने को कहा था। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय व्यवस्था की बात की थी। 1977 में आई थी, 1978 में ये लागू हुई थी। GV राय समिति 1985 में आई थी, जिसने गांव के विकास के बारे में बात की और गरीबी उन्मूलन के बारे में बात की थी। साथ ही साथ इसने ये सिफारिश की थी कि स्थानीय स्वशासन को 4 स्तरीय व्यवस्था बनाना चाहिए। लक्ष्मी मित्तल समिति 1946 में आई थी। इसने पंचायतों को पुनर्जीवित करने की बात की थी। ये वर्ष 1986 में आई थी। के थुंगन समिति ये 1988 में आई थी। इसने जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की बात की थी। ये काफी इंपोर्टेंट समिति है। एक सादिक अली समिति जो वर्ष 1962 में आई थी। इसने राजस्थान में पंचायतों के गठन की बात की थी कि संपूर्ण राजस्थान राज्य में पंचायतों का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। क्योंकि पंचायत में राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायत का क्या किया था? नागौर जिले में पंचायतों का गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट समिति है गिरधारी लाल व्यास समिति। ये 1973 में आई थी और इसने पंचायतों को वित्तीय संसाधन के उपलब्ध कराने की बात की थी कि पंचायतों को भी विकास करने के लिए वित्तीय संसाधन देने चाहिए। उसके बाद हरलाल सिंह खर्रा समिति आई थी। हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में आई थी और इन्होंने गांव पर पंचायतों के नियंत्रण की बात की थी कि भाई पंचायतों का गांव पर नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद कटारिया समिति आई थी, मैंने बताई थी 2009 में इसने कही थी जो 29 विषय पंचायतों में हैं ये सभी किसको सौंप दिए जाएं? पंचायतों को सौंप दिए जाएं। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा का अभिप्राय है। कह रहा है एक पंचायत क्षेत्र के लोग। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जिला अधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग। और कह रहा है पंचायतों के सदस्य। और कह रहा है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। जो मतदाता सूची होती है उसमें पंजीकृत लोगों की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ग्राम सभा वो होती है जिसमें व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। और यही ग्राम सभा के जो मतदाता सूची वाले व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, यही पंचायतों में जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो मुखिया हो, प्रधान हो या वार्ड मेंबर हो, उनका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत कुल लोग जो होते हैं उन्हीं को, या कुल लोगों से बनी हुई जो होती है उसी को ग्राम सभा कहते हैं। मतलब ऐसा कोई गांव होगा जिसमें वोट देने वाले लोग होंगे, उन्हीं को मिलाकर के क्या बनती है? उन्हीं को मिलाकर के ग्राम सभा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था, अविधिक संस्था, संवैधानिक संस्था या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है। राज्य वित्त आयोग विधिक संस्था नहीं है, अविधिक भी नहीं है। ये कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। कैसे संवैधानिक संस्था है कि इसके बारे में बात आर्टिकल 243 आई में, किसमें? आर्टिकल 243 आई में की गई है कि भाई राज्य जो है पंचायतों के लिए वित्त आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा और यही साल में उनके खर्चे के लिए वितरण करने की बात करेगा, कहां से क्या आना चाहिए। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय शासन स्वशासन का जनक कहा जाता है?
लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो फादर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपिन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो ध्यान रखना, लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है स्थानीय। इन्होंने ही भारत में स्थानीय शासन की पूर्ण कोशिश की थी, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राज्य वित्त आयोग का गठन, तो हाल में यही क्वेश्चन था इससे ऊपर, तो इसका आंसर 243 आई होगा। उसके बाद अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, सब लोग गैस करना है इसे। पंचायती राज में अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की? अशोक मेहता समिति ने, मैं अभी बता चुका हूं, अशोक मेहता समिति वर्ष 1977 में बनाई गई थी। तो इसने एक स्तरीय की बात की, 2 स्तरीय की बात की, या 3 स्तरीय की, या 4 स्तरीय की? तो जीवी के राव ने 4 स्तरीय की बात की थी, और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय, और अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की बात की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो बच्चा बी कर रहा होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को सुखद बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 73वां, 42वां, 8वां या 44वां? तो पंचायती राज व्यवस्था को सुखद नहीं होगा, ये संवैधानिक दर्जा है ना, संवैधानिक दर्जा बनाने के लिए। तो वर्ष 1992 में 73वां संविधान हुआ था जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 74वें संविधान में नगर पालिकाओं को दिया गया था। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कुल सीटों का 1/2, कुल सीटों का 1/3, या कुल का 1/4, या कुल का 1/5? तो ध्यान रखना, कुल सीटों का 1/3 वर्तमान में महिलाओं को आरक्षित सीटों में किया जाता है, लेकिन इसमें बात की गई है चाहे तो सरकार इसे 50% भी कर सकती है, जैसे कि उड़ीसा ने अपने यहाँ बोला था कि हम महिलाओं को 50% देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायत एवं नगरपालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993, 1992, 1994 या 1995? तो 2 संशोधन हुए थे, 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74वां संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन। ये दोनों ही 1992 में हुए थे। 73वें के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा और 74वें के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। तो इसका आंसर बी होगा। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अभी मैं बता चुका हूं, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में हुआ था ये। तो ये नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात करते हैं। इनसे पहले पंचायती राज व्यवस्था तो थी, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा नहीं था। मैंने बताया था वर्ष 1958 में अरुणाचल प्रदेश में लागू हुआ, उसमें आंध्र प्रदेश में हमने प्रयोग किया, 1959 में राजस्थान में किया था, 1960 में असम में किया था, ध्यान है, लेकिन संवैधानिक किसी को दर्जा प्राप्त नहीं था। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की? तो ये भी मैं बता चुका हूं, बलवंत राय मेहता ने, जीवी के राव, लक्ष्मी सिंघवी या पीके थुंगन? अगर पीछे ध्यान दिया हो तो मैं बता चुका हूं, जीवी के राव, इस समिति ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य विधानमंडल या संघ लोक सेवा आयोग? तो ध्यान रखना, वर्ष 1994 से पहले, वर्ष 1994 से पहले केवल भारत निर्वाचन आयोग था। आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग था, लेकिन जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा वर्ष 1992 में दिया गया और उनसे संबंधित चुनाव होना स्टार्ट हो गए, तो उनके लिए एक आयोग की आवश्यकता थी। तो स्थानीय स्वशासन, किसके लिए? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का निर्वाचन कराने के लिए भारत सरकार ने क्या बनाया? राज्य निर्वाचन आयोग बनाया, जिसने स्थानीय स्वशासन में 2 चीजें हैं, एक तो पंचायतें हैं और एक नगर पालिका है, एक नगर पालिका है। तो ध्यान रखना, पंचायत
के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं वो आर्टिकल 243 के में, और नगर पालिकाओं के लिए जो कराए जाते हैं वो आर्टिकल 243 ZA। केवल राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव ही नहीं कराता, निर्वाचन मतदाता सूची को भी वही बनाता है, जो मतदाता सूची लिस्ट आती है उसे भी वही बनाता है। वोटर कार्ड बनाने का काम उसका होता है, चुनावों का मूल्यांकन करने का काम उसी का होता है। ड्यूटी किसकी कहाँ लगानी है, पूरी शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में होती है। नियुक्ति कौन करता है उसकी, तो राज्यपाल करता है। अब अगला क्वेश्चन होगा, जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया? तो हमने ये बताई थी कि गांधी जी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे। गांधी जी का जन्म कब है, 2 अक्टूबर को है, तो 2 अक्टूबर को ही किया होगा। लेकिन कब किया है, 2 अक्टूबर 1958, 2 अक्टूबर 1959, 5 अगस्त 1960 या 2 अक्टूबर 1961? जल्दी से आंसर करिए इसका। जिसने भी इसका आंसर किया है बी, वो बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी ने राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रायोगिक किया, प्रैक्टिकल किया। हालांकि इससे पहले 1958 में उन्होंने आंध्र प्रदेश में भी करने का विचार किया था। अब अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत अथवा अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसमें चाहे वो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष हो और चाहे वो सदस्य हो, दोनों के लिए आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जो वार्ड मेंबर बोलते हैं उसके लिए भी आयु 21 वर्ष ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय, ये लागू नहीं होगा, लघु सूक्ष्म लघु समुदाय, कि भाई जो ग्रामीण समुदाय होता है वो लघु समुदाय होता है, ये किसने बोला? ब्रूनर, लॉरी नेल्सन, रॉबर्ट रेडफील्ड या HM जॉनसन? तो ध्यान रखना ये बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने बोली थी कि भाई जो ग्रामीण समुदाय होता है वो लघु समुदाय होता है। अगला क्वेश्चन है, उपनगरीय ग्राम वह होता है जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है, बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है या केवल शिल्पकार होते हैं? तो हमने आपको अपने डिस्कशन में पढ़ाया था, उपनगर वो होते हैं जो शहर और गांव के पास में होते हैं, जिसमें शहर की भी संस्कृति होती है और गांव की भी संस्कृति होती है। तो जिनमें नगर और गांव की साझा संस्कृति होती है उन्हीं को उपनगरीय गांव बोलते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। यदि आपने सही से क्वेश्चन को मतलब मेरे डिस्कशन को आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते थे। ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, मतलब मेल नहीं खाता? ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है, कोई भी बात आ जाती है व्यक्ति पर तो परिवार पर बात आती है, कहते कोई परिवार की इज्जत खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया। जनसंख्या घनत्व तो कम पाया जाता है या विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होते हैं? तो जनसंख्या घनत्व तो निकालते हैं क्षेत्रफल बटे कुल जनसंख्या, ये डेमोग्राफी डेंसिटी होती है, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी। तो गांव में जनसंख्या घनत्व तो कम होता ही है, ये तो सही है। परिवार की इज्जत होता है व्यक्ति। ग्रामीण समुदाय ज्यादातर प्रकृति पर ही क्या होता है, निर्भर होता है, लेकिन वह मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं होता, विनिर्माण इकाइयां ज्यादा नहीं होती गांव में। प्राथमिक क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का, कृषि, खनन, वानिकी, पशुपालन, कीट पालन, मछली पालन, ये सब गांव में होता है। तो डी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि गांव में नहीं। विनिर्माण जो इकाइयां होती हैं ये शहरों में होती हैं। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, जो कच्चा माल आता है, जैसे गेहूं आ गया, उससे आटा पीस करके ब्रेड बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का। और ऐसे काम कहाँ किए जाते हैं, ज्यादातर शहरों में किए जाते हैं, मशीनीकरण होने की वजह से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? जल्दी से इसका आंसर करिए। संयुक्त परिवार विशाल आकार का होता है, उसकी साझा संपत्ति होती है, नातेदारी व्यवस्था की कमी होती है या सामूहिक एकता होती है? तो ध्यान रखना, जो संयुक्त परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिली होते हैं,
वो बड़े बड़े होते हैं। एक ही परिवार में 4-5 भाई होंगे, सबकी शादीशुदा होगी, सबकी घरवाली होंगी, माँ बाप साथ में होंगे, तो इसका मतलब उसका आकार बड़ा होगा। और सबकी संस्कृति क्या होगी, संपत्ति क्या होगी, साझा होगी। नातेदारी व्यवस्था में कमी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। नातेदारी व्यवस्था, मेहमानबाजी और ज्यादा होगी उस परिवार में। सामूहिक एकता बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब इसका आंसर सी हो गया, क्योंकि वहां कमी नहीं पाई जाती, नातेदारी व्यवस्था खूब होती है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिवार का कार्य अथवा परिवार के संबंध में सत्य नहीं है? सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन, दूसरा कह रहा है भावनात्मक लगाव, तीसरा कह रहा है नवजात शिशुओं की देखभाल, 4D कह रहा है सामाजिकरण। तो दोस्तों ध्यान रखना, सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव भी होता है, क्योंकि परिवार में जो मुखिया होता है वही पूरे परिवार पर नियंत्रण करे रहता है, तो प्रभावी साधन होता है सामाजिक नियंत्रण का। भावनात्मक लगाव होता है, चाहे वो मोहल्ले का मोहल्ले से लगाव, परिवार का परिवार से लगाव, ठीक है ना। और नवजात शिशुओं की देखरेख, ये भी वहां देखने को मिलता है। और सामाजिकरण, इसके सभी आंसर सही हैं। इसमें अगर अप्रभावी लिखा होता, अप्रभावी, तो फिर ये आंसर होता है इसका, क्योंकि वो गलत हो जाता है। वर्तमान में चारों आंसर सही है, ये ध्यान रखना। अब आगे देखिए, ग्रामीण समाज संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। किसके संबंध में? ग्रामीण समाज के संबंध में आपको चिन्हित करना है सही कथन कौन सा है। कह रहा है एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग निरंतर बदलाव होता है। कह रहा है एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि गांव में कोई वर्ग कृषि वर्ग है तो वो जल्दी से चेंज हो जाए, या बढ़ई वाला वर्ग है या फर्नीचर वाला वर्ग है, ऐसे जो काम करते हैं ये जल्दी से चेंज नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि ये तो ठीक नहीं होगा। दूसरा कह रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण, तो निरंतर स्थानांतरण भी नहीं होता। क्या नहीं होता? निरंतर स्थानांतरण भी नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है। फिर कह रहा है एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। किसी भी सामाजिक समूह या वर्ग, मतलब जाति का जाति से बदलाव नहीं होगा बहुत जल्दी। किसी सामाजिक समूह का, मतलब सामाजिक समूह, कृषि सामाजिक समूह का कृषि में बदलाव नहीं होगा, मतलब दूसरे में बदलाव नहीं होगा। तो यही आंसर क्या होगा? सही होगा। शिक्षा स्तर का विस्तृत होना, ये तो नहीं होता। ग्रामीण समाज में शिक्षा विस्तृत जो होता है वो छोटा होता है। उच्च स्तर की शिक्षा तो ग्रामीण समाज में पाई ही नहीं जाती। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास से आशय होता है सामाजिक विकास से, आर्थिक विकास से, राजनीतिक विकास से या सर्वांगीण विकास से। तो ग्रामीण विकास का मतलब यह है ऑल ओवर विकास होना चाहिए, तो इसका आंसर डी होगा। सर्वांगीण विकास का मतलब है हर एक डायमेंशन में विकास होना, व्यक्ति का सामाजिक विकास भी होना, सांस्कृतिक विकास भी होना, आर्थिक विकास भी होना और राजनीतिक विकास भी होना। इसी को हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास, और इसी का मतलब होता है ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ग्रामीण समाज के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब जो ग्रामीण समाज होता है उसके संदर्भ में सही नहीं है। समाज में अंतर विवाह का प्रचलन होता है। दो तरह की बात होती है, एक तो अंतः विवाह और एक अंतर विवाह। तो अंतर विवाह का मतलब होता है एक ही कास्ट में शादी करना। एक्स कास्ट है तो एक्स कास्ट में ही शादी होगी। अंतर जाति विवाह का मतलब है अलग अलग कास्टों में एक्स कास्ट की शादी अगर वाई कास्ट में होती है तो इसे अंतर जाति विवाह कहते हैं। तो ये तो प्रचलन होता नहीं है गांव में, एक ही कास्ट की ज्यादा शादी होती है, क्योंकि वो काफी रूढ़वादी होते हैं, प्रथावादी होते हैं। इसीलिए ये तो गलत हो गया, और वो गलत ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए होगा। और भी चेक कर लेते हैं। भाग्यवादी तथा अंधविश्वासी होते हैं, बिल्कुल वो भाग्य पे ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि ज्यादा साक्षर लोग नहीं होते, लिटरेट नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, इसीलिए वो लक पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अंधविश्वासी होते हैं, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। समाज जनसंख्या में एक रूपता का होना, तो बिल्कुल गांव में जो सामाजिक जनसंख्या होती है एक रूपता पाई जाती है। नॉर्मल लोग पाए जाते हैं, सबके रहन सहन, खान पान, एक तरह के घर होना, ये सब वहां मिलता है, तो ये तो सही होगा। फिर कह रहा है व्यक्तिवादी भावना का प्रबल होना, तो ये भी गलत है।
तो इसके ए और डी दो आंसर होंगे, क्योंकि गांव में व्यक्तिवादी भावना नहीं होती, परिवारवादी भावना होती है, सामूहिक एकता होती है गांव में। तो इसीलिए इसका आंसर ए और डी दोनों ही होंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। अब यहां ग्रामीण समाज की विशेषता कौन सी नहीं है? कृषि व्यवसाय, ये तो ग्रामीण समाज में होता है। प्रकृति से भी जुड़े हुए लोग होते हैं, आर्थिक गतिविधियां भी वहां पे होती हैं, सदस्यों में सजातीयता का होना, ग्रामीण समाज में सजातीयता, सदस्यों में सजातीयता का होना, ये भी सही है। तो ये जो आपने जो आर्थिक गतिविधियां लिखी है ना, यहां पे ऑप्शन होता द्वितीय आर्थिक गतिविधि, द्वितीय का आर्थिक गतिविधि, ठीक है ना, तभी आंसर गलत हो जाता और यही इसका आंसर होता। आर्थिक गतिविधि की है तो बहुत ज्यादा आर्थिक गतिविधि गांव में नहीं होती, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। ग्राम शब्द से बोध होता है दस्तकारों के समूह का, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का, एक विशेष जीवन विधि का, या जनजातियों की किसी बस्ती का। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है, और आप हमारी क्लास यदि पसंद करते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हो तो ऐसी अच्छी अच्छी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। और हमें यह भी बताना है, कमेंट में स्पेशल लिखना है, सभी को जितने भी क्लास देख रहे हैं उनको लिखना है कि आपको हमारी क्लास कैसी रही, या इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।